गयासुद्दीन बलबन स्लेव डायनेस्टी का एक जाना माना नाम, जो एक गुलाम से उठकर एक बहुत बड़े पावरफुल इंसान बन गए। आज मैं मौजूद हूँ धरोहर के इस एपिसोड में उनके ही मकबरे पर, जहाँ हमें हिस्टोरियन साकिब सलीम बताएंगे उनके इतिहास के बारे में और कहानी बलबन की। इसके साथ ही हम बात करेंगे उनके बेटे खान शहीद के बारे में। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इतिहास के उस दौर में। जैसे हम आज गयासुद्दीन बलबन के मकबरे के पास मौजूद है, तो मैं जानना चाहूँगी कौन थे बलबन? गयासुद्दीन बलबन अगर हम ऐसे बात करें तो जो सल्तनत पीरियड है 13वीं सदी में, यानी कि सन 1200 से 1300 के बीच, भारत में एक सल्तनत डायनेस्टी है। उसमें एक डायनेस्टी है जिसे स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी कहते हैं। तो ये उसके 9वें बादशाह थे और उसके आखिरी बादशाह भी कहे जाते हैं। तो बलबन वो थे और हम आज उनके मकबरे पर आए हैं। सर, जैसे उन्हें इल्तुतमिश ने ख़रीदा था, तो ये क्या पूरा किस्सा था? किस्सा ये था कि वो एक तुर्क थे और जब मंगोलों ने हमला किया उनके इलाके पर, तो जैसे उस ज़माने में होता ये था कि जब आप किसी पर हमला करते थे तो आप वहाँ के बच्चे, औरतें सभी को कैप्चर कर लेते थे। तो इन्हें भी कैप्चर किया गया और इन्हें बेच दिया गया। तो इन्हें एक सूफ़ी थे बसरा के, उनके हाथ बेच दिया गया था। वहाँ पर उसके बाद वो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में उस वक्त इल्तुतमिश की हुकूमत थी। इल्तुतमिश ख़ुद एक क्या कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी के ही राजा थे, यानी कि स्लेव्स जब डायनेस्टी चला रहे थे तो इल्तुतमिश ने उन्हें ख़रीदा और उनके 40 जो सबसे क्लोज़ ग़ुलाम थे, उनमें से एक ग़ुलाम बलबन, गयासुद्दीन बलबन, जो कि उनका सुल्तान बनने के बाद का नाम है। तो गयासुद्दीन एक उन 40 में से थे। और बाद में जब रज़िया सुल्तान एम्परर बनी, तो रज़िया सुल्तान के ख़िलाफ़ जो रिबेल हुआ, जो एक विद्रोह हुआ, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से ये पावर से दूर हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब अगले सुल्तान नसीरुद्दीन आए तो ये वापस पावर में आने लगे। उसके बाद ये अगले सुल्तान बने। तो बलबन एक आप कह सकते हैं स्लेव थे, एक ग़ुलाम थे, जिन्हें बाकायदा 2 बार बेचा गया। पहली बार मंगोलों ने बेचा, अगली बार जब हिंदुस्तान उनका मालिक उन्हें लेकर आया तो उसने इल्तुतमिश के हाथ बेच दिया। तो जैसे आपने बताया कि वो ग़ुलाम थे, तो ये ग़ुलाम से वो इतने पावरफुल कैसे हो गए? देखिए, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत सी दफ़ा हम इसकी बात नहीं समझ पाते हैं कि ग़ुलाम का क्या मतलब है। बहुत सी बार हमें ये लगता है कि ग़ुलाम उस ज़माने में कोई ऐसी चीज़ होती थी जिन्हें बहुत मार पीट कर ही रखा जाता था। ऐसा नहीं था। असल में बहुत सारी बड़ी फैमिलीज़ के लोग जब जंग में पकड़े जाते थे तो उनसे उन्हीं के मयार का, उन्हीं के स्टैंडर्ड का काम लिया जाता था। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, तो जैसे आज के ज़माने में हम लोग सैलरी लेते हैं, उस ज़माने में ऐसे लोग भी ग़ुलाम कहलाते थे, क्योंकि वो पूरी तरीक़े से अपने पास रखे जाते थे। यानी कि उनका खाना पीना रहना हर चीज़ उनके पास होती थी, तो उन्हें हम ग़ुलाम कहते थे। उन्हें ऐसा सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन उन्हें बाकी चीज़ मिला करती थी और वो पूरे तौर पर अपने मालिक पर डिपेंड होते थे। ये एक अजीब सी थ्योरी है, लेकिन इस सब के बीच क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, उन्हें इंपॉर्टेंट काम दिए जाते थे, उन्हें आर्मी जनरल बनाया जाता था, वो आर्मीज़ को लीड करते थे। कई बार वो आपके रहने सहने में मदद करते थे। कई बार वो फॉस्टर मदर्स भी आपको स्लेव मिलेंगी। तो ऐसे जो लोग हैं, जब आप उन्हें पास से देखते हैं तो वो ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल होते थे। और स्लेव डायनेस्टी के वक्त ये हुआ था कि जो स्लेव्स थे उनके हाथ ही पावर आने लगी थी। और एक तरीके से ये अपने आप में एक अजूबा कहा जाएगा इस दुनिया का, कि लोगों ने जो स्लेव्स थे उन्हें एक बादशाह बनाया और वो बादशाह बने और उन्होंने सक्सेसफुली रूल किया। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो हम समझते हैं स्लेव से और ग़ुलाम से, इस वर्ड का वो मतलब उस ज़माने में नहीं था जो एकदम से हमारे दिमाग को स्ट्राइक करता है। तो जैसे आज सर हम उनके मकबरे पर मौजूद है, तो मैं जानना चाहूँगी क्या शुरू से ही मकबरा था? और ये भी कहा जाता है कि इसे दारुल अमन भी बोला जाता था। ये दारुल अमन, इसको लेकर थोड़ी बहुत अलग अलग थ्योरीज़ हैं। कुछ लोगों का कहना है ये किला है, कुछ लोगों का कहना है ये सिर्फ महल है। दारुल अमन यानी कि एक ऐसी जगह जो अमन का घर। तो
ये अमन का घर के तौर पर बलबन की अपनी बनाई हुई जगह है, जहाँ पर वो रहा करते थे। सन 1266 में वो सुल्तान बने, उसके बाद ही उन्होंने ये जगह बनाई। और जब उनका इंतकाल हुआ 1286-87 में, तब वो यहीं पर दफनाए गए, उन्हें यहाँ लाकर दफनाया गया। तो टोम बाद में बना, यानी कि मकबरा बाद में बना है, लेकिन ये पहले से आबाद जगह थी। सर, जैसे अभी हमने बात की बलबन की, तो उनके बेटे जो थे खान शहीद, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी कुछ। खान शहीद उनके बेटे थे, बेसिकली उनका नाम मोहम्मद था। और वो जब बलबन सुल्तान थे तो उन्हें फ्रंटियर प्रोविंस जिसे हम कहते हैं, यानी कि मुल्तान वगैरह का इलाका, वहाँ पर गवर्नर बनाकर भेजा गया था। और मंगोल उधर से उस ज़माने में हमला किया करते थे, तो मंगोलों के कई हमले उन्होंने रेजिस्ट किए, कई बार जंग हुई। लेकिन 1285 के आसपास एक जंग में वो मारे गए। और जैसा कि आपको पता होगा, मरने वाले जो होते हैं उसके लिए एक इस्लामिक टर्म है शहीद, जो कि यानी कि वीरगति को प्राप्त होना, मार्टर। तो वो शहीद कहलाए और इसलिए उन्हें खान शहीद के नाम से जाना गया। और बलबन के बारे में कहा जाता है कि अपने इस बेटे की मौत का उन्हें बहुत गम हुआ। तब बलबन 80 साल के हो चुके थे और उनके बेटे की मौत हो गई थी, जो कि उन्हें बहुत प्यारा था। तो जो उनके बारे में राइटिंग्स हैं वो ये कहती हैं कि 1285 के बाद वो भले ही दिन भर नॉर्मल रहते थे, रात में वो रोया करते थे, रोते रोते कपड़े फाड़ देते थे, कई बार दीवार में सर मारा करते थे, और ऐसे बहुत सी चीज़ें उनके बारे में हैं। और यहीं पर उन्हें दफनाया गया और उन्हीं की कब्र के पास बैठकर बलबन अपना एक तरीके से सोग मनाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो उन्हें खान शहीद कहा जाता है क्योंकि वो शहीद हुए थे। तो बलबन उन्हीं के गम में 1 साल बाद चल बसे और बाद में बलबन की कब्र भी उन्हीं के पास दारुल अमन में बनी, वहीं पर वो दफनाए गए। तो जैसे हम देखते हैं जो इलाका है मेहरौली, यहाँ पे कुतुब मीनार है, जमाली कमाली मौजूद है, तो यहीं पे इन दोनों के मकबरे क्यों हैं? देखिए, अगर आप इस इलाके पे गौर करें तो मेहरौली जो है वो पुराना दिल्ली का शहर है। यही दिल्ली थी जबकि यहाँ पर इस्लामिक सुल्तान जिन्हें कहते हैं, गौरी के बाद का जो दौर है, तो जब आए तो दिल्ली इसी जगह बसी हुई थी। इसीलिए पुरानी जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। ये पहली कैपिटल है, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर बख्तियार काकी भी हैं। तो ये पहली कैपिटल है। उसके बाद शाहजहाँ ने अपने ज़माने में शाहजहानाबाद बनवाई है, तो वो एक बाद की कैपिटल है। तुगलकाबाद तुगलक के ज़माने में बसे है और वो बस भी नहीं पाया, तो वो एक अलग वक्त की कैपिटल है। लुटियंस, अंग्रेज़ों ने एक लुटियंस दिल्ली बसाई, वो एक अलग जगह पर मौजूद है। तो भले ही ये सब हमें आज के दौर में दिल्ली नज़र आता है, लेकिन ये एक अलग अलग शहर हैं। तो मेहरौली एक पुराना शहर है जो लगभग, आप जब देखते हैं लगभग आप मान लीजिए आज से 1000 साल पहले से लेकर आज से 700 साल पहले तक यही हिंदुस्तान की, ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया की कैपिटल थी। सब बोला जाता है कि पहला इस्लामिक डोम था, और आर्किटेक्चर के बारे में आपका क्या कहना है इसके? देखिए, जितने हमारे पास सोर्सेज हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा हमें पता चलता है कि भारत में जो मुस्लिम आर्किटेक्चर या इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता है, उसके हिसाब से पहला जो गुंबद है वो इसी मकबरे पर बना है। ठीक है, तो और उसके अलावा ये भी है कि मेहराब जो होता है, आर्क जिसे बोलते हैं, वो भी पहली बार इस्लामिक वे में यहीं पर नज़र आता है जितने भी मकबरे हैं उनके अंदर। तो क्योंकि अगर आप देखें तो 1286 का है, आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि 1192 यानी कि इससे लगभग 100 साल से भी कम पहले मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आए। तो अगर हम उस हिसाब से लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही प्रोबेबल चीज़ है कि आज का जो इंडिया है उसके अंदर इस्लामिक आर्किटेक्चर का गुंबद और मेहराब यानी कि आर्क होना बहुत ही लॉजिकल बात है कि यहीं हो। लेकिन आज के दौर में इस पर गुंबद नहीं है, बल्कि जब 19th सेंचुरी के किसी पॉइंट पर लोगों ने वापस इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, तब भी इस पर गुंबद नहीं था। तो ये एक अलग बात है, लेकिन तब भी इसकी वैल्यू ये है कि मेहराब आज भी है। तो इससे हमें एक तरीके से हम टाइमलाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में मेहराब कब आए और कब वो उसमें इस्तेमाल होने लगे, क्या कहते हैं आपको, मकबरे में इस्तेमाल होने लगे। क्योंकि मेहराब का जो ज़रूरत है
एक स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, उसे कब समझा गया और किस तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ, ये आर्किटेक्चर की हिस्ट्री के लिए और ओवरऑल जिसे कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी ज़रूरी था। तो इसलिए भी इस स्ट्रक्चर की एक अहमियत है। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए थे बलबन और खान शहीद के मकबरे पर, जो दिल्ली के मेहरौली में मौजूद है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन साजिद के साथ अमीना माजिद।